डर लगता है क्या? देखो, अक्षु टून्स। सोनपुर गांव ये कोई आम गांव नहीं है। यहाँ की मिट्टी में सिर्फ नमी नहीं बल्कि बरसों पुराने दबे हुए गुनाहों की गंध है। जब आसमान से चांद गायब हो जाता है और अमावस्या की काली चादर पूरी दुनिया को ढक लेती है, तब यहाँ की हवाएं कुछ कहने लगती हैं। लोग कहते हैं कि इन हवाओं में उन लोगों की सिसकियां हैं जिन्हें मुखिया की हवेली ने निगल लिया था। आज की रात भी वैसी ही है, भारी, ठंडी और जानलेवा। कोहरा इतना गाढ़ा है कि मानो आसमान और जमीन एक हो गए हों। लेकिन इस कोहरे के पीछे कोई खड़ा है, कोई ऐसा जो इंतजार कर रहा है कि कब कोई राह भटके और उसकी कैद में आ जाए। लखन बेटा, आग के और करीब बैठ जा। ये जो ठंड तू महसूस कर रहा है, ये सिर्फ मौसम की नहीं है, ये उसकी मौजूदगी की ठंडक है। आज रात कोहरा सिर्फ जमीन पर नहीं, लोगों के नसीब पर भी छाया हुआ है। देख रहा है वो पुराना पीपल का पेड़? उसकी टहनियां आज वैसे ही कांप रही हैं जैसे 20 साल पहले उस रात कांपी थी। आज की रात हवा में उस जलती हुई कुटिया की गंध है जिसे सबने अनदेखा कर दिया था। आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है, मेरा दिल कह रहा है। काका, आप भी ना वही पुरानी डरावनी बातें शुरू कर दी। शहर में हम रात रात भर गगनचुंबी इमारतों के बीच घूमते हैं, वहाँ तो कोई पीपल का पेड़ हमें डराने नहीं आता। ये विज्ञान का जमाना है काका। कोहरा क्यों होता है? तापमान गिरने की वजह से। झींगुर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये उनका मौसम है। इसमें डरने वाली क्या बात है? आप बस डर को पाल रहे हैं। ये सब पुराने जमाने के वहम हैं। अब कोई इन बातों पर यकीन नहीं करता। आप बस आराम से आग सेकिए और ये भूत प्रेत की बातें छोड़िए। शहर की लाइटों ने तेरी आंखों को चौंधिया दिया है लखन, तभी तुझे वो नहीं दिख रहा जो मेरे जैसा बूढ़ा देख पा रहा है। तू इसे वहम कह रहा है। इसी पीपल के नीचे मैंने अपनी आंखों से वो देखा है जिसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। तूने किताबें पढ़ी हैं, मैंने ये दुनिया देखी है। आज रात जब हवेली के किवाड़ खुलेंगे तो तेरा ये विज्ञान तुझे बचाने नहीं आएगा। याद रखना लखन, कुछ चीजें देखने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। अभी लखन की हंसी थमी भी नहीं थी कि सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज ने सबकी रूह फना कर दी। यह आवाज बिरजू चौकीदार की थी। बिरजू, जो पिछले 21 सालों से इस गांव की रखवाली कर रहा था, आज खुद मौत के साए से भाग रहा था। उसकी लालटेन की रोशनी कोहरे में पागलों की तरह नाच रही थी, जैसे उसके प्राण कांप रहे हों। सावधान रे गांव वालों, सावधान! भागो, अंदर जाओ, सब दरवाजे बंद कर लो और कुंडी लगा लो। मुखिया गजेंद्र सिंह जी का सख्त आदेश है, आज रात के 10 बजे के बाद कोई भी पुरानी हवेली वाले रास्ते पर कदम नहीं रखेगा। आज बाहर सिर्फ काल का पहरा है। जो बाहर दिखा वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। खिड़कियों के पर्दे गिरा दो और रोशनी बुझा दो। आज रात उसने दस्तक दी है। अरे बिरजू भाई रुकिए, क्या पागलपन है? मुखिया जी कौन होते हैं हमें घर में कैद करने वाले? क्या ये गांव उनका है या कानून का? और आप इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या कोई जंगली जानवर गांव में घुस आया है या कोई और बात है? साफ साफ बताइए। सवाल मत पूछो शेर बाबू, अपनी जान की खैर मनाओ। मुखिया जी ने आज रात उसे बुलाया है, वो रक्षक जिसे इंसान का मांस पसंद है। अगर तुम बाहर दिखे तो मुखिया जी तुम्हें बचाएंगे नहीं बल्कि उसे सौंप देंगे। मुझे अपनी जान से हाथ नहीं धोना, मैं तो जा रहा हूं, तुम भी भागो यहां से। सुना तूने? ताकत बचाने के लिए मुखिया ने अंधेरी शक्तियों से हाथ मिलाया है लखन। कहते हैं हर अमावस्या को हवेली में एक गुप्त दावत होती है उस रक्षक के लिए जिसे मुखिया ने पाल रखा है। वो रक्षक नहीं, वो एक शैतान है जिसे इंसानी डर की खुराक चाहिए होती है। जो उस रास्ते गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। बिरजू की बात सुनकर लखन के मन में डर तो बढ़ा पर जिज्ञासा भी थी। वो छुपते छुपाते हवेली की तरफ बढ़ गया। हवेली के अंदर का मंजर बाहर से भी ज्यादा भयानक था। मुखिया गजेंद्र सिंह, जिसकी एक आवाज पर पूरा गांव कांपता था, आज अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठा था जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी
जो इंसान की नहीं हो सकती थी। आओ लखन बाबू, मैंने सुना तुम शहर से पढ़ लिख कर आए हो। बहुत हिम्मत दिखाई तुमने इस रात में यहाँ आने की। खाइए लखन बाबू, शर्माइए मत। लोग कहते हैं कि मैं जालिम हूँ, पर उन्हें क्या पता इस गद्दी को बचाने के लिए मैंने क्या क्या कुर्बान किया है। डर ही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो डरता है वही सुरक्षित रहता है। इस कुर्सी पर बैठने की कीमत चुकानी पड़ती है लखन। पर मुखिया जी, ये कैसा डर है? लोग बाहर डरे हुए हैं। वे कह रहे हैं कि आज रात कोई रक्षक बाहर आने वाला है जिसे आपने पाल रखा है। क्या ये सच है? क्या आप सच में उन ताकतों पर यकीन करते हैं? क्या ये इंसानियत है कि पूरे गांव को खौफ में रखा जाए? इंसानियत कमजोरों का गहना है लखन। शक्ति मेहनत से नहीं, समझौते से मिलती है। मैं उसे पालता नहीं, मैं उसे चलाता हूं। लेकिन अमावस्या की रात उसे अपनी आजादी चाहिए होती है। आज वो बावड़ी के पास आएगा और उसे एक भेंट चाहिए। तुम शहर के लड़के हो, ये सब देखोगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। चुपचाप यहाँ बैठो और तमाशा देखो कि आज रात सोनपुर का इतिहास कैसे बदलता है। हवेली की भारी दीवारों से बाहर निकलते ही लखन को एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोहरा सिर्फ धुंध नहीं, बल्कि कोई जिंदा चीज है जो उसे चारों तरफ से जकड़ रही है। टॉर्च की रोशनी कोहरे की दीवार से टकराकर वापस आ रही थी। लखन को लग रहा था कि वो गांव की तरफ जा रहा है, लेकिन रास्ते के पेड़ और पत्थर उसे पहचाने हुए नहीं लग रहे थे। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, छन 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 छन। कौन है? कौन है वहां? बिरजू भाई, देखो, अगर ये कोई मजाक है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। काका, आप हैं क्या? मजाक छोड़िए और बाहर आइए। मेरा दिल बैठा जा रहा है। आवाज कम कर लगन। यहाँ दीवारों के भी कान हैं और पेड़ों की भी आंखें। तू जिस आवाज को सुन रहा है वो इंसान की नहीं है। ये अमावस्या का छलावा है। यहाँ रोशनी काम नहीं आती, यहाँ सिर्फ खौफ का राज चलता है। काका, आप कहाँ चले गए थे? और ये रास्ता इतना अजीब क्यों लग रहा है? हम अभी हवेली से निकले थे, पर ये बड़े बड़े पीपल और ये पुरानी झाड़ियाँ, ये तो गांव के रास्ते में नहीं आती। मुझे लग रहा है हम रास्ता भटक गए हैं। हम रास्ता नहीं भटके लखन, रास्ता हमें खींच रहा है। ये वो रास्ता है जो उस पुरानी बावड़ी की तरफ जाता है, जिसे लोग यम की प्यास कहते हैं। आज रात पार्वती जाग चुकी है। सुन, वो पायल की आवाज फिर से आ रही है। कान बंद कर ले लखन, वरना ये आवाज तुझे पागल कर देगी। लखन ने काका की बात अनसुनी कर दी। उसे लगा कि शायद कोई मुसीबत में है। वो उस पायल की आवाज की तरफ भागने लगा। कोहरा उसे रास्ता दे रहा था, जैसे उसे जानबूझकर किसी जाल की तरफ बुलाया जा रहा हो। भागते भागते लखन एक ऐसी जगह पहुंचा जहां समय जैसे थम गया था। ये क्या जगह है? काका, काका कहाँ रह गए आप? यहाँ कितनी सड़ांध है, जैसे कोई चीज बरसों से यहाँ सड़ रही हो। और ये बावड़ी, ये तो खंडहर हो चुकी है। क्या कोई है यहाँ? कोई मदद चाहिए? बावड़ी के किनारे एक औरत बैठी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे। उसने फटे हुए कपड़े पहने थे और वो धीरे धीरे रो रही थी। लखन जैसे ही उसके करीब पहुंचा, सन्नाटा और भी गहरा हो गया। साहब जी, बड़ी देर कर दी आपने। मेरा बच्चा, मेरा छोटा सा बच्चा इस बावड़ी के काले पानी में गिर गया है। देखो ना, वो अंदर से मुझे बुला रहा है। क्या आप मेरे लाल को बाहर निकाल देंगे? मेरी मदद कर दो साहब जी, भगवान आपका भला करेगा। कौन हो तुम? और ये बावड़ी तो बरसों से बंद है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुको, मैं गांव से और लोगों को बुलाकर लाता हूँ। तुम्हारा चेहरा, तुम अपना चेहरा क्यों छिपा रही हो? चेहरा? मेरा चेहरा तो उसी रात जल गया था जब मुखिया गजेंद्र सिंह ने मेरी कुटिया में आग लगा दी थी। मैं और मेरा बच्चा इसी बावड़ी में तड़प तड़प कर मर गए।
मुखिया तो हवेली में सोता रहा, पर हम यहाँ इस गंदे पानी में 20 साल से सड़ रहे हैं। आज की रात हिसाब की रात है लखन। मुझे छोड़ दो, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ घूमने आया था। मुझे जाने दो पार्वती, मुझे माफ कर दो। तेरा हाथ नहीं है, पर तू उस मुखिया का मेहमान है। जा और अपने उस विज्ञान से कह कि आज इंसाफ होगा। उस मुखिया को यहाँ खींच कर ला। उसे कहना कि बावड़ी में सोना मिला है। वो लालची कुत्ता दौड़ता हुआ आएगा। अगर तू उसे नहीं लाया तो याद रखना लखन, अगली लाश तेरी होगी और तू भी इसी बावड़ी की मिट्टी में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लखन की सांसें उखड़ रही थी। पार्वती की दी हुई चेतावनी उसके कानों में हथौड़ों की तरह गूंज रही थी। उसे पता था कि अगर वो मुखिया को बावड़ी तक नहीं ले गया तो आज उसकी अपनी मौत निश्चित है। लेकिन मुखिया जैसे शातिर इंसान को वहां तक ले जाना कोई आसान काम नहीं था। लखन ने अपने डर को दबाया और वही दाव खेला जो पार्वती ने बताया था, लालच का दाव। मुखिया जी, अनर्थ हो गया या शायद चमत्कार। मैं उस पुरानी बावड़ी के पास गिर गया था और वहाँ कोहरा छटते ही मैंने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल है। बावड़ी की दीवारों से सोने की ईंटें बाहर निकल रही हैं। ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने का कोई खजाना आज रात फूट पड़ा है। क्या बकवास कर रहे हो लखन? उस मनहूस बावड़ी में सिर्फ मौत और सड़ांध है। सोना कहां से आएगा? तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मुखिया जी, मेरी आंखों पर यकीन कीजिए। चमक इतनी तेज है कि कोहरा भी लाल पड़ गया है। शायद अमावस्या की इसी रात का इंतजार था उस खजाने को। अगर देर की तो कोई और उसे लूट ले जाएगा। बिरजू चौकीदार भी वहीं की तरफ भाग रहा था। बिरजू की इतनी हिम्मत? चलो, अगर तुम्हारी बात सच हुई तो आधा तुम्हारा, और अगर झूठ हुई तो वहीं उसी बावड़ी में तुम्हें दफन कर दूंगा। चलो जल्दी। मुखिया लालच में अंधा होकर तेज कदमों से चल रहा था। उसे न कोहरा दिख रहा था, न कांपते हुए पेड़। लेकिन जैसे ही वे बावड़ी के मुहाने पर पहुंचे, हवा का रुख एकदम बदल गया। सड़ांध इतनी तेज हो गई कि मुखिया का दम घुटने लगा। वहां सोना नहीं, वहां सिर्फ मौत का इंतजार था। कहां है सोना? यहां तो सिर्फ कीचड़ और हड्डियां हैं। लखन, तूने मुझे धोखा दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू गजेंद्र सिंह से खेल सके। सोना चाहिए गजेंद्र? देख, अपनी आंखों से देख। ये वही सोना है जो तूने 20 साल पहले मेरी कुटिया जलाकर लूटा था। आज ये सोना नहीं, तेरी चिता की आग बनेगा। पार्वती, तुम तो मर चुकी हो। मैंने खुद तुम्हें जलते हुए देखा था। तुम यहाँ कैसे? शरीर जला था गजेंद्र, रूह नहीं। 20 साल से मैं इस गंदे पानी में तेरी मौत का इंतजार कर रही थी। आज अमावस्या है। आज मेरा बच्चा भी भूखा है। वो देख, वो तुझे बुला रहा है। मुखिया ने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत चिल्लाया, पर आज उसकी ताकत और उसकी बंदूक किसी काम की नहीं थी। पार्वती की रूह ने उसे कसकर जकड़ लिया था। लखन दूर खड़ा कांप रहा था। उसने देखा कि कैसे मुखिया की आंखों का घमंड धीरे धीरे मौत के खौफ में बदल गया। मुझे बचा लो लखन, बचा लो। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। आधा गांव तुम्हारा। बचा लो। मुखिया जी, आपने जो बोया था वही आज काट रहे हैं। विज्ञान कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आज आपका हिसाब। एक जोरदार चीख के साथ मुखिया पानी के अंदर समा गया। कोहरा अचानक छटने लगा और सुबह की पहली किरण दिखाई देने लगी। बावड़ी का पानी फिर से शांत हो गया, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। सोनपुर गांव आज आजाद था, पर लखन के मन में वो छन छन की आवाज हमेशा के लिए बस गई थी।